जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे श्री केदारनाथ अग्रवाल की द्वारा रचित अच्छा होता और सितार संगीत की रात। ये दो इनकी कविता है बच्चों, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमको केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में डिटेल समझना होगा, क्योंकि लेखक और कवि से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में अच्छे से बनते हैं बच्चों। ये कुल इसमें लगभग 3 नंबर निर्धारित हो जाते हैं। 2 नंबर आपका जीवन परिचय हो जाएगा और 1 नंबर इनकी रचनाओं से संबंधित पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या कौन सी रचना लिखी है। तो रचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीवन परिचय में बच्चों आप इनके जन्म स्थान, मृत्यु, माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा, इनकी आजीविका क्या रही या भाषा शैली, ये चीज़ या बच्चों अब इनकी रचनाएं, ये सब चीज़ें बस याद कर लीजिएगा। तो इसके लिए बच्चों हमने फोकस किया है कि आपको परीक्षा में भी यही चीज़ लिखना। देखिए बच्चों, ये फ्लो चार्ट पे हमको फोकस करना है। ये फ्लो चार्ट भी ही आपको परीक्षा में बनाना है। इसको आपने बना दिया और इसी को आप याद कर लिए तो समझ लीजिए आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यदि आपको आता है कि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखिए, साहित्य में स्थान क्या है, ये सब। तो देखिए बच्चों, अब ये हम आज डिटेल से पढ़ लेते हैं। फिर इनके द्वारा जो रचित कविता अच्छा होता और सितार संगीत की रात, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ, आप जानते हैं बच्चों, हमारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सब लोग जानते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा पूरा प्रयास किया कीजिए। जितना संभव हो बस शेयर करने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको वीडियो मिली आप तुरंत अपने जो भी हैं पढ़ने वाले बच्चों उनको तुरंत शेयर कर दिया कीजिए। फिर आप साथ में सब लोग साथ में पढ़ा कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके जो संक्षिप्त परिचय है बच्चों, इसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए। आपके पास बुक है तो भी और नहीं है तो भी इसको आप लिख लीजिए, बस मात्र लिख लीजिए कॉपी में अपने। हमने इसके पहले भी जितने सारे, ये तो अध्याय आपका 11 है बच्चों, हमने इसके पहले 10 अध्याय आपको कंप्लीट कर दिया। बस ये कंप्लीट ही होने के कगार पे है। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आगे हम गद्य साहित्य को, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 लेसन तो हमने आपको गद्य साहित्य का भी पढ़ा दिया है, गद्य खंड का बच्चों। उसके आगे जो भी बचा है उसको हम पढ़ लेंगे। अब आता है आपका 1-2 लेसन आपका, और मात्र 2 लेसन और बचेगा बच्चों। केदारनाथ अग्रवाल जी के बाद आपको प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो कि आपका रैदास द्वारा रचित है बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अनिवार्य संस्कृत की ओर चलेंगे बच्चों। और नहीं तो आप कहेंगे तो फिर आपको रस छंद अलंकार समझाया जाएगा, जो कि आपकी चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं बस जो भी उठाएंगे हम क्रम वाइज निरंतर उसी को पढ़ाते हुए कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। बस टारगेट ये है बच्चों कि आपकी परीक्षा से पहले, मैक्सिमम पहले, जब कम से कम बच्चों 15-20 दिन पहले ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद निरंतर आपको मॉडल पेपर के रूप में बार बार कई पेपर सॉल्व करा दें और उसी को आप हल कर लीजिए। बस आपको 90+ नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप निरंतर जुड़ के और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, इस पर बिल्कुल भूल जाइए। आप कितने कमज़ोर हैं, क्या नहीं आता, बिल्कुल भूल जाइए। बस आप निरंतर बस ठान लीजिए कि अब हमको सिर्फ पढ़ना है और अपने हिंदी विषय में 90+ नंबर लाना। क्योंकि टारगेट ऊंचा रखिए बच्चों, जितना ऊंचा टारगेट रखेंगे उतना अधिक परिश्रम करेंगे तो उसके आसपास आप अवश्य आ जाएंगे। चलिए अब हम आपको समझाते हुए, क्योंकि बच्चों बीच बीच में आप अभी नन्हे मुन्ने हो, अभी आपको नहीं पता है चीज़ें आपको, इसीलिए बार बार हम रिमाइंड करते कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्यों है। हमारी मातृभाषा है। किसी भी राष्ट्र का विकास बच्चों हम उनकी मातृभाषा से होती है। अगर हमारी मातृभाषा स्ट्रांग हो गई तो फिर क्या कहना है। इसीलिए बच्चों हमने हिंदी विषय को चुनते हुए आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 विषय को, हिंदी 4 जो क्लासेज हैं बच्चों, इनका जो हिंदी विषय है इनको हम निरंतर लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। बस उद्देश्य यही है कि परीक्षा से पहले आपको सारी चीज़ें, सारा मैटर कंप्लीट करा दें, प्रोवाइड करा दें। चलिए बच्चों अब शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित ये कविता। हम अपने पॉइंटर को भी थोड़ा सा पतला करेंगे बच्चों, क्योंकि अभी हमको हाईलाइट करना रहेगा चीज़ों को।
तो केदारनाथ अग्रवाल जी को आज हम पढ़ेंगे। इनका जन्म 1911 में हुआ बच्चों। बार बार रिवाइज कीजिए। 1911 जन्म 1911 और मृत्यु 2000। 1911 में इनका जन्म होता है, मृत्यु 2000 में होता है। बार बार इसको रिवीजन आपको करना है बस। तो इनका जन्म बच्चों आपने जान लिया। और कमासिन कस्बा जिला बांदा में, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ इनका जन्म होता है बच्चों। कमासिन कस्बा जिला बांदा उत्तर प्रदेश, जिला बांदा उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश, कमासिन कस्बा बांदा उत्तर प्रदेश। ऐसे बार बार रिवाज। केदारनाथ अग्रवाल, का से केदारनाथ अग्रवाल, का से कमासिन, और फिर बांदा उत्तर प्रदेश। इस तरह से आप याद कर लीजिए बच्चों। बार बार रिवाइज करते रहिए, बीच बीच में रोजाना एक दिन में 2 बार रिवाइज कीजिए। जब शुरुआत है ना बच्चों, तो आप एक दिन में 2 से 3 बार, जैसे सुबह पढ़ लीजिए, फिर दोपहर, फिर रात में, ऐसे फटाफट पन्ना चेंज कर लिए। लिखने का प्रयास अवश्य कीजिए, लेकिन मात्र ये फ्लो चार्ट आप लिखिए, क्योंकि अब समय अब कम है। बहुत ज़्यादा लिखने के बारे में हम आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पढ़ना है आपको। तो श्री केदारनाथ अग्रवाल, 1911 इनका जन्म, कमासिन कस्बा जिला बांदा उत्तर प्रदेश इनका स्थान, जन्म स्थान। अब आगे देखते हैं बच्चों, इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक किया। तो इन्होंने स्नातक अर्थात 12 पढ़ने के बाद बीए भी कंप्लीट किया। स्नातक कहते हैं बीए को। बीए 3 वर्ष का होता। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एलएलबी कर लिया। ये वकालत, एलएलबी जो करते हैं बच्चों, वो वकालत की पढ़ाई करते हैं। आजीविका इनका देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि लेखन रहा और वकालत करना रहा। अब देखिए बच्चों, इनकी विधाएं क्या, लेखन था तो क्या कौन कौन सी विधा इन्होंने लिखी। आप जानते हैं, आपको हमने गद्य साहित्य के इतिहास में विभिन्न प्रकार की विधाओं को पढ़ाया है, जैसे निबंध, उपन्यास, यात्रा वृत्त, पत्र साहित्य, कविता। ये सब बच्चों गद्य साहित्य की विधाएं हैं अलग अलग, इनको विधा कहते हैं। अब सम्मान और पुरस्कार इनको किस कहाँ मिला बच्चों, कौन कौन सा मिला। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो श्री केदारनाथ अग्रवाल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, अब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। तुलसी सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ, और कई अनेक सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। कितना गिनाएं। तो ये आप तो लिखेंगे फ्लो चार्ट में। अब जब आप विस्तार से लिखेंगे तो इनके 2 और 4 सम्मान और लिख देंगे, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। भाषा इनकी सरल एकदम रही बच्चों, सहज रही। सहज सरल अर्थात कि आम जनता चीज़ों को समझ पा रही थी। इनकी कविता को, इनकी जो साहित्य थी, पत्र साहित्य था, इनकी जो कविता थी, उपन्यास था, यात्रा भी, सब आसानी से लोग पढ़ पा रहे थे, समझ पा रहे थे। व्यवहारिक खड़ी बोली थी, सरल थी, सहज थी, व्यवहारिक खड़ी बोली इनकी भाषा रही बच्चों। अब शैली कैसी रही, तो इनकी मुक्तक शैली रही बच्चों। ये मुक्तक शैली के विख्यात लेखक थे, विद्वान थे। मृत्यु बच्चों 1911 में जब इनका जन्म होता है, तो 2000 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो जन्म लेता है उनकी मृत्यु भी होती है बच्चों। देखिए, साहित्य में स्थान, लेकिन इन्होंने दुनिया छोड़ने से पहले, कोई भी व्यक्ति दुनिया छोड़ने से पहले अपने कर्मों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने लगन के द्वारा कुछ बड़ा कर जाता है, उनको लोग जीवन में याद रखते हैं। जैसे हमारे श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। प्रगतिवादी युग के कवियों में बच्चों, ये अपनी विशेष रचना धार्मिकता के आधार पर कवि केदारनाथ अग्रवाल का हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रहा। तो चलिए बच्चों, अब जीवन परिचय जो कि अब देख रहे हैं, हमने इसको दोबारा से हाईलाइट कर दिया ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे। इनका जीवन 1911 और मृत्यु 2000 ईस्वी। अब इनके बारे में वही चीज़ बच्चों जो कि आपने फ्लो चार्ट में लिखा, कुछ बहुत अलग से नहीं लिखना आपको वही चीज़ें जो आपने फ्लो चार्ट में याद किया। बस आपको याद करते समय बच्चों वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस छोटे में रहेगा, 5 मिनट 2 मिनट, जैसे शुरुआत में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, और जितना 8 से 10 दिन बराबर रिवीजन करते गए, फिर और कम समय लगता जाएगा। तो अब देखिए, हिंदी साहित्य की वही चीज़ विस्तार में लिखना है इनको आपको। तो हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन नामक गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद, वर्तमान में बच्चों प्रयागराज हो गया है, विश्वविद्यालय से स्नातक किया, और कानपुर के डीएवी कॉलेज से इन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर ली। इन्होंने अपने गृह जनपद में पर्याप्त समय तक वकालत की और फौजदारी मुकदमे देखने वाले जिला प्रशासक के परामर्शदाता भी रहे। अग्रवाल जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त
साहित्य अकादमी सम्मान सोवियत लैंड नेहरू सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल द्वारा तुलसी सम्मान मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित सम्मान, ये सब मैथिली शरण गुप्त सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया। सन 2000 में हिंदी साहित्य में ये प्रगतिवादी कवि पंचतंत्र में विलीन हो गए। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि केदारनाथ किस युग के कवि हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप बताएंगे प्रगतिवादी कवि, इसलिए यहाँ पर देखिए दे दिया गया है। इसी सबसे क्वेश्चन उठाएंगे, आपकी रचना से उठा लेंगे क्वेश्चन जो इन्होंने कृतियाँ लिखी हैं। साहित्यिक परिचय इनके बारे में समझ लेते हैं बच्चों, इनका साहित्यिक परिचय क्या रहा। केदारनाथ अग्रवाल जी ने 1930 ईस्वी में लेखन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने प्रगतिशील विचारवादी कविता की रचना की तथा देश और समाज के सजग प्रहरी के सम्मान रचना धर्मिता को सार्थकता प्रदान की। केदारनाथ जी प्रगतिवादी कवियों में अत्यंत कलात्मक सोच के कवि थे। इनके काव्य की विशेषता जनजीवन और उससे उपजी रागात्मकता का साक्षात्कार मानवीय स्तर पर हुआ। नया साहित्य और हंस पत्रिका में इनकी रचनाएं निरंतर छपती रहीं। किसमें बच्चों? नया साहित्य और हंस पत्रिका बच्चों ये प्रेमचंद जी द्वारा शुरुआत किया गया था। हंस पत्रिका पूछ लेता क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का कि हंस पत्रिका किस लेखक की है, तो प्रेमचंद जी का है रचना। इन्होंने कई रचनाओं का अनुवाद भी किया, अर्थात अलग अलग भाषाओं में जो रचनाएं थी उनका अपनी भाषा हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया। केदारनाथ जी ने विविध अर्थात कई विधाओं में साहित्य की रचना की बच्चों, जिसमें निबंध है, उपन्यास, ये सब विधा है बच्चों। निबंध, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और पत्र साहित्य के अलावा प्रमुख रूप से काव्य रचनाएं भी इन्होंने की। इन्होंने कुल 24 काव्य संग्रह किया। काव्य संग्रह समझिए बच्चों, काव्य एक अलग चीज होगी, काव्य संग्रह अलग चीज होगी। तो इनके पास इन्होंने कुल 24 काव्य संग्रह की रचना की, अर्थात इनके एक काव्य संग्रह में कई काव्य रहे होंगे। एक काव्य संग्रह में कई काव्य संकलित रहे होंगे, संग्रहित रहे होंगे, उसी को काव्य संग्रह कहा जाता। और इसी प्रकार से इन्होंने कुल 24 काव्य संग्रह को इन्होंने लिखा। 2 यात्रा वृत्तांत लिखा और 3 निबंध संग्रह को लिखा, अर्थात एक निबंध संग्रह में कई निबंध को इन्होंने लिखा। इस प्रकार से इन्होंने 3 निबंध संग्रह लिखा, 1 अनुवाद किया और 1 पत्र साहित्य की भी रचना की। इनका प्रथम काव्य संग्रह युग की गंगा है बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा केदारनाथ जी द्वारा रचित प्रथम या केदारनाथ जी का प्रथम रचना संग्रह कौन सा है, तो आपको बताएंगे युग की गंगा। युग की गंगा कहाँ? केदारनाथ को आप कल्पना कर लीजिए केदारनाथ जी को केदार मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड से ही तो गंगा जी प्रवाहित होती हैं, तो युग की गंगा कहाँ बहेगा? केदार में बहेगा। ऐसे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों का प्रकाशन 19, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो केदारनाथ जी द्वारा रचित काव्य रचना है या रचना संग्रह युग की गंगा है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अगर कठिन क्वेश्चन बनाया बच्चों तो वैसे आप क्लास 9 के बच्चों बहुत कठिन नहीं बनाएगा, बस इतना पूछ सकते हैं कि युग की गंगा किसकी रचना है, बस ऐसे पूछ सकते हैं। इनकी रचना देखिए बच्चों, अब इनकी रचना के बारे में देख लेते। इनकी रचना संग्रह का विस्तार 1947 से लेकर 1996 तक चलता है, अर्थात ये स्वतंत्रता के बाद इनकी रचना है और 1996 तक लगभग चलता रहता है। अब इनकी कृतियों को भी देख लेते हैं। बहुत सारी कृतियां हैं बच्चों, लेकिन आपको थोड़ा सा याद करना मुश्किल से 4 से 5 पढ़ना, तो आपको 4 से 6 याद कर लेना है, पर आपको 2 ही 3 लिखना रहेगा। तो जब 6-7 आप याद किए रहेंगे तो अपने आप 2-3 याद आ जाएगा बच्चों। हमें कभी भी कृतियों को ज़्यादा याद कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम के समय में 2 से 3 याद हो जाए, आ जाए दिमाग में फट से। तो काव्य संग्रह आप देखिए बच्चों, आपने पहले ही देखा कि युग की गंगा केदारनाथ की है। केदारनाथ हैं, गए हैं वहाँ पर केदार में, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि युग की गंगा बह रही हैं, चारों तरफ नील के बादल हैं केदार में, और लोक और आलोक, आलोक को बच्चों परलोक कर लीजिए, वहाँ पर लोक और परलोक का दृश्य दिखाई दे रहा है। आग का आईना जल रहा है,
आग का आईना दिखाई दे रहा है जिसमें हम लोग और परलोक को देख रहे हैं। वहां पर नींद के बादल छाए हुए हैं चारों तरफ और उग की गंगा बह रही है केदारनाथ में। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा। ऐसे जोड़ जोड़ के बार बार पढ़िए बच्चों, बस आपको 4 से 5 याद होना चाहिए। देश देश की कविताएं भी केदारनाथ ने लिखी और अनुवाद कर दिए। गुल मेहंदी कहे केदार खरी खरी। वहां पर देखते हैं जब केदार में तो चारों तरफ गुल मेहंदी लगा हुआ है। और फिर केदार आगे क्या कह रहे हैं कि खरी खरी कह रहे हैं, खरी खरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये अपूर्वा, अपूर्वा इनकी रचना है बच्चों। यहाँ पर देखिए अपूर्वा लिखा हुआ है। अपूर्वा तुम जमुन जल हो। क्या कह रहे हैं खरी खरी कि अपूर्वा तुम जमुन जल हो। और वो भी बोले बोल अबोल। क्या बोले बोल अबोल जो सिलाएं तोड़ते हैं। वो भी बोले बोल अबोल अपूर्वा तुम जमुन जल हो। फिर आगे कहते हैं कि वो भी बोले बोल अबोल जो सिलाएं तोड़ते हैं, मतलब जो सिला तोड़ते हैं वो भी अबोल बोल बोलते हैं। और फिर बम्बई का चले जाते हैं, वहां पर रक्त स्नान देखते हैं। बम्बई जाते हैं तो बम्बई का एरिया आप समझ लीजिए, कल्पना कर लीजिए। रक्त स्नान देखते हैं, वहाँ पर आत्मगंध अर्थात आत्मा की गंध सुनते हैं, आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ पर कल्पना कर लीजिए। और वसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी को लिखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्या तुम मेरी हो है। वहाँ पर जब जाते हैं कहाँ बम्बई में तो उनको कोई मिलता है तो कहते हैं तुम मेरी हो और मार प्यार की थापें मुझे, क्योंकि तुम मेरी हो तो मुझे प्यार की थापें मार सकती हो। और पंख और तलवार ये लिखते हैं बच्चों, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर ये कह रहे हैं बम्बई में गए हैं, रक्त स्नान देखे तो ये कह रहे हैं कि फूल नहीं बोलते हैं, रंग बोलते हैं। कोकी कोयल खड़े पेड़ की देह, अर्थात पेड़ पे बैठ के क्या कोयल कूकती हैं। चेता नैया खेता। अब इसको आप जोड़ जोड़ के किसी तरह पढ़िएगा बच्चों तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। लिखना आपको 2 ही 3 है। अनहारी हरियाली खुली आंखें खुले डैने, खुली आंखें खुले डैने और पुष्पदीप। और बच्चों निबंध संग्रह समय समय पर इनका है। निबंध संग्रह क्या है? समय समय पर। ये इनके निबंध संग्रह का नाम है बच्चों, समय समय पर। चलिए अब हम भाषा के बारे में देख लेते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी की भाषा क्या है। तो भाषा देखिए बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल की भाषा में यथार्थ और छायावाद की भाषा का मिश्रण दिखाई पड़ता है। आम बोलचाल की व्यवहारिक भाषा शैली, रचनात्मकता के विस्तार और नए प्रगतिशील मुहावरों के गठन ने इन्हें काव्य जगत में विशेष बना दिया है। इनका काव्य आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है और जिसके माध्यम से इन्हें यथार्थ अर्थात जो वास्तविकता है जीवन की का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यथार्थता का अर्थात जीवन की जो वास्तविकता है, सत्यता है, इसका बड़ा इन्होंने सुंदर चित्रण किया है। भाषा में लिखेंगे आप ऐसे हेडिंग दे देंगे बच्चों, आप इसको याद अवश्य कीजिएगा। भले ही इतना लाइन लिखा, आप 4 ही लाइन 3 लाइन लिखिएगा, पर जैसा चीज़ें आप ये पहला सेंटेंस देख रहे हैं इसको लिख देंगे, फिर दूसरा सेंटेंस आप लिख देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना बच्चों, इसको लिखिएगा जरूर। तो अब देखिए शैली आता है। शैलीकार के रूप में इन्होंने मुक्तक शैली का अब आप जैसे फ्लोचार्ट बार बार रिवीजन किए रहेंगे तो बच्चों हेडिंग डाल के ऐसे विस्तार में वाक्यों में आपको चीजें लिख देना रहेगा, बढ़ा के बस हो गया। इन्होंने नवीन प्रतीक बिंबों द्वारा मुक्त छंद और गीत छंदों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया है। साहित्य में स्थान इसका क्या है बच्चों? इनका तो ये प्रगतवादी कवि है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि केदारनाथ किस युग के कवि हैं, तो आप बताएंगे कि ये प्रगतवादी कवि हैं बच्चों। और ये अज्ञे जी द्वारा रचित जो अज्ञे जी द्वारा रचित एक बच्चों एक क्या कहते हैं कथा काव्य है, उसमें इन्होंने काम किया है 7 कवियों को लेकर। तो देखिए बच्चों, अब ये प्रगतवादी कवि है, ये आपसे इम्पोर्टेंट पूछ सकता है अगर बहुत डीप पूछा तो। आधुनिक कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी कविता में प्रकृति और मानव की संघर्ष पूर्ण स्थिति का वर्णन किया गया है और अपनी कविताओं में के माध्यम से इन्होंने मानव जीवन की प्रगतिशीलता, उनके प्रति आस्था तथा चेतना को जीवंतता प्रदान की। इन्होंने जनता के श्रम, सौंदर्य व जीवन के विभिन्न रूपों का जो वर्णन अपने काव्य में किया है बच्चों, वो हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय रहा। ये अंतिम लाइन जरूर आप लिखिएगा। जिस भी कवि या लेखक को आप लिखिएगा तो ये आप अंतिम लाइन अवश्य लिखिएगा। चलिए बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि ये आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो अब आप कल की क्लास में पढ़ेंगे
इनके द्वारा जो रचित कविता है अभी जो हमने जिक्र किया बच्चों। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको बार बार बस रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों। रिवीजन पे अगर आप फोकस करेंगे तो फिर आपको पूरा का पूरा नंबर लाना है इसमें। और बच्चों ये मत समझिएगा कि कोई भी टॉपिक कम नंबर का है या ज़्यादा नंबर का है, मतलब ये ज़्यादा नंबर का है तो हम इसको पढ़ लें, जो कम नंबर का उसको नहीं। आप एक एक नंबर को टारगेट करके पढ़ेंगे, एक एक नंबर बच्चों, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपके सिलेबस में मात्र 3 ही नंबर का आए तो ये 3 नंबर कम नहीं होता। आप फ्लो चार्ट को लिख के बार बार रिवीजन करेंगे तो ये जो 3 नंबर है ना बच्चों, पूरा आपको 3 नंबर मिलेगा। तो हमको आपको ये निरंतर ऐसे हम बताते रहेंगे बच्चों सिस्टमेटिक तरीके से कि आपको कैसे पढ़ना है। आप हमेशा सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ते रहिए। दिन भर में आप 5 से 6 घंटा पढ़िए, लेकिन पूरी एकाग्रता से पढ़िए। और पूरे दिन में आप पूरे सब्जेक्ट को अवश्य पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सब्जेक्ट चेंज चेंज करके पढ़ते रहेंगे तो आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई में और आप चीज़ें समझ भी पाएंगे। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।